अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 ग्रेड 10 का चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम in terms of the reversible reaction. We will be able to understand what is a chemical equilibrium. Student will be able to apply and write a forward and reverse reaction, and they will be able to describe what are the macroscopic characteristics of forward and reverse reactions. In this student learning outcome, they will be able to apply the knowledge. The third topic or student learning outcome that we are going to discuss is law of mass action. इसमें स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इस टॉपिक में स्टूडेंट इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम की और इक्विलिब्रियम को कैसे पहचाना जा सकता है, इस चीज़ को समझेंगे। कंप्लीट रिएक्शन कौन सा होगा? कंप्लीट रिएक्शन हम किसी भी ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हों वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। केमिकल रिएक्शंस हमेशा कंप्लीट नहीं होते। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में ही रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई चेंज जो है बाज़ औक़ात कोई चेंज नहीं आ रहा होता, ऐसा भी देखने में आया है। बाज़ औक़ात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ बराबर रहती हैं या अनचेंज्ड रहती हैं, जितनी थी उतने की उतनी ही रहती है और देखने में लग रहा होता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन हकीकतन रिएक्शन नहीं रुका होता, बल्कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते हैं। ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमारा सिस्टम क्लोज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा ये जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि दो सब्सटेंस के कंबाइन करने की वजह से जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस पैदा होता है, उस सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अगर हम रिएक्शन के अंदर देखें H2O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा। ज़्यादातर रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं बना रहा होता उसे हम इरिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल ना वापस आने वाला, जिसे रिवर्स ना किया जा सके, जिसे उलट ना किया जा सके। तो ये वाला रिएक्शन जो है इसे कंप्लीट तस्वुर किया जाता है और सिंगल एरो के ज़रिए से इसको ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पर सिंगल एरो शो किया गया है, तो अगर इस रिएक्शन को हम देख रहे हों तो इसमें सिंगल के ज़रिए से शो किया गया है, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देता है, तो इसको डबल एरो के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है और ये डबल एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाया जाता है। ये दोनों तरफ में जो है रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है, दोनों तरफ में, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड है, और जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। और इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आयोडीन गैस है। हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन के साथ साथ आयोडीन गैस है। ये दोनों गैसेस मिलने के बाद एक तीसरी गैस बना रही हैं जिसे हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड जब बन जाती है तो ये कलरलेस प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो थी वो कलरलेस थी, लेकिन यहाँ पर आयोडीन पर्पल कलर में थी। तो जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, एक नया प्रोडक्ट दिया, तो उसका जो है वो कलर नहीं था, वो कलरलेस थी। एक तो हमें देखने से फिजिकली पता चल गया कि कोई नई चीज़ बनी है, क्योंकि आयोडीन का जो कलर था वो गायब हो चुका था। आयोडीन के कलर के गायब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आयोडीन कंज्यूम हो चुकी है, आयोडीन इस्तेमाल हो चुकी है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है। दूसरी साइड पर हमने देखा यहाँ पर फ्लास्क क्लोज है। फ्लास्क को जो है कैप लगाकर यहाँ से बंद कर दिया गया है, तो जब कॉर्क लगाकर ये बंद कर देंगे हम,
तो यहाँ से ना तो आयोडीन गैस बाहर जा सकती है और ना ही हाइड्रोजन गैस, तो ये आपस में दोबारा से रिएक्ट कर देती हैं। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो दोबारा से ये डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड था, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज करेगा, दोबारा से डिकम्पोजिशन शो करने के बाद ये हाइड्रोजन में और आयोडीन गैस में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही ये तब्दीली वाक़ होगी, पर्पल कलर दोबारा से हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम सिस्टम क्लोज नहीं करते तो हम क्या देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जिसे चूने का पत्थर बोलते हैं, इसको लेकर हमने एक फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क में डालने के बाद हम इसको कॉर्क लगाकर बंद कर देंगे और फिर हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट अप करेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होगा। अब हम यहाँ से कॉर्क हटा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब चूँकि एक हिस्सा बाहर जा चुका है, ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है, तो अब सिर्फ फ्लास्क में कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। अब दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस, एक हिस्सा ही गायब है, ठीक है। जब एक हिस्सा गायब है उसका तो वो कैसे कंप्लीट करेगा रिएक्शन को। अब अगर हम सेकंड देखते हैं, इसको हम बोलेंगे दैट इज डीकम्पोजिशन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाना, तो टूट जाना। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर हम फ्लास्क को क्लोज कर दें और दोबारा ओपन ना करें तब क्या होगा। अगर हम कैप लगाकर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस पॉसिबल हैं, 100% हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो एस्केप नहीं कर पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव नहीं हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना बंद हो गया है। तो इस किस्म में फिर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कंबाइन करने के बाद दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन का रिएक्शन। डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ये एक दूसरे का उलट होते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एस्केप नहीं कर सकती, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों कंबाइन करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। ये एक रिवर्स रिएक्शन होगा। शुरू में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बाद में रिएक्शन स्लो हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन जो होगा शुरू में स्लो होगा, लेकिन जब दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्पीड अप होगा। रिवर्स वाला रिएक्शन स्पीड अप होगा क्योंकि ये यहाँ से इधर को जा रहा है, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, तो ये तेज़ी से कंबाइन करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, जबकि फॉरवर्ड वाला रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन जो है वो फिर एक वक्त आएगा जहाँ पर डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन बराबर के रेट पर चलते रहेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, इतना ही दोबारा से मिलकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट में भी तब्दील हो रहा है, तो ओवरऑल रेट जो है वो बराबर रहेंगे। और जब कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार देखी जाएगी तो इनकी मिकदार जो है वो चेंज नहीं होगी। इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हमने एस डाला है, इसका मतलब है कि ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, चूने का पत्थर है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसको स्लेट लाइन भी बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। हम बार बार बैलेंस का जिक्र कर रहे हैं, तो बैलेंस की वजह से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्या बैलेंस का मतलब ये है कि एक चीज़ 50 ग्राम है तो दूसरी भी 50 ग्राम होगी? नहीं, जब रेट, हम यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहे। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम और स्टेट, ठीक है, केमिकल की इक्विलिब्रियम वाली हालत। तो यहाँ पर हम चीज़ें क्या देखेंगे, हमने कहा जब रेट ऑफ ऑल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, दोनों का रेट बराबर हो जाए और इनकी कंपोजिशन जो है मिक्सचर की वो कांस्टेंट रहे, वो तब्दील ना हो, तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक का मतलब होता है साकित, यानी कि कोई चीज़ का रुक जाना, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होता, रिएक्शन नहीं कैरी आउट हो रहा होता, जैसे कि एक बिल्डिंग एक जगह पर खड़ी होती है गिरने की बजाय, क्यों? क्योंकि उसकी तमाम फोर्सेज बराबर होती हैं और वो उसको गिरने से बचाती हैं। जितनी लेफ्ट साइड पर फोर्सेज लग रही हैं उतनी राइट पर लग रही हैं, दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं और वो इक्विलिब्रियम के साथ वो एक बिल्डिंग अपनी ही जगह पर कायम रहती है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में लफ्ज़ डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मोशन।
ये ऐसी इक्विलिब्रियम की हालत होगी जिसमें रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है, जबकि रेट और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, बल्कि ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन पर भी एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में वाक़ होते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट जितना रिएक्ट करके डिकम्पोज करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर होता है। अब हम इसको समझने के लिए एक ग्राफ देखेंगे जिसमें रिएक्शन का रेट बताया गया है और साथ में टाइम भी दिखाया गया है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पर राइट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम राइट कर रहे हैं रिएक्शन रेट को। रिएक्शन का रेट हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला फ्लास्क में और गर्म करना शुरू किया तो हमने देखा कि ये रिवर्स रिएक्शन जो था वो बढ़ रहा था। ये पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे ही हम फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। जैसे ही 40 मिनट हुए उसकी मिकदार मज़ीद कम हो गई, फिर हमने 50 मिनट के बाद देखा मज़ीद कम, फिर हमने 90 मिनट्स में देखा तो ये बहुत ज़्यादा कम रह चुकी थी। अब चूँकि फ्लास्क क्लोज थी, ठीक है, तो वो दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों रिएक्ट करके दोबारा से बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब क्या होगा, इन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन चूँकि मिकदार पहले 0 थी रिवर्स की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अभी बना ही नहीं था। जब फॉरवर्ड वाला जो था हमने मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम डाला था तो तब तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज़ होता रहेगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता जाएगा और इन दोनों के बनने की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। एक टाइम आता है जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ना होने के बराबर रह जाएगा, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस रिएक्शन के ऊपर जाकर ये दोनों जो है एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर इन दोनों का रेट जो होता है बराबर हो जाएगा। जितना कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, इतना डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दोनों का ओवरऑल जो रेट होता है वो बराबर हो जाएगा। रेट हम कह रहे हैं वक्त के साथ साथ किसी सब्सटेंस की मिकदार में कितनी तब्दीली आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं इसी सेम ग्राफ को। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिवर्स उलट है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे। ये लेफ्ट टू राइट है, यहाँ से इधर को जा रहा है, जबकि रिवर्स वाला जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। याद रखने के लिए आर और आर जो है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये राइट टू लेफ्ट होगा और ये वाला जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है। इसमें जब शुरू होता है अभी हमने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभी फ्लास्क में डाला ही था तो रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा, बड़ी तेज़ी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल रहे होते हैं तो उनका शुरू के अंदर जो है वो रिएक्शन जो है बड़ा नेग्लिजिबल सा होता है, बड़ा स्लो सा होता है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है क्योंकि इनके रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही होती है। रिवर्स रिएक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हो जाता है क्योंकि रिएक्शन की मिकदार जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें केमिकल की मिकदार जो है ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या खसूसियात होंगी, क्या करैक्टर्स होंगे इसके। पहला करैक्टर है इक्विलिब्रियम कैन ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम, यानी अगर आप सिस्टम को बंद नहीं कर रहे हैं, उसको क्लोज नहीं कर सकते तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि एक तो प्रोडक्ट उसमें से बाहर हो जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट में चला जाएगा। जब वो बाहर चला गया तो ओवरऑल तो आपकी तो क्वांटिटी कम हो गई है, कंसंट्रेशन का असर पड़ गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ नहीं है बीच में, तो फिर वो दोबारा से रिएक्टेंट कैसे बना सकता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकल जाती है, एनवायरमेंट में चली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो सी है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है और दोनों ऑपोजिट रिएक्शन में चल रहे होते हैं। यानी कि जब फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील हो रहा है तो साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट भी बना रहे हैं, लेकिन रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो हमें इतना फील नहीं हो रहा होता और एक ऐसा वक्त आता है जिसपे दोनों की मिकदार बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम की हालत बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो बदलती नहीं है, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जैसे कलर वगैरह डेंसिटी वो भी सेम ही रहती है। इक्विलिब्रियम को हम किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट भी, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी देखकर जो है इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करके बार बार अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम दोबारा देखेंगे कि इक्विलिब्रियम खुद को दोबारा से मेंटेन कर लेता है, अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन में गुलबर्ग एंड पीवेज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में एक लॉ दिया था। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन होता क्या है, इसमें बताया गया है कि वो रेट जिस पर
कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो रेट असल में उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट मैंने आपको बताया था, ये होती है कि कितनी किसी चीज़ की मिकदार है जो बदल कर जो है वो वक्त के साथ साथ कितनी बदल रही है। मसलन सुबह स्टार्ट में हमने 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो जब मैंने उसको गर्म किया, ठीक है, उसको हीट अप किया, तो अगर मैं 10 मिनट तक ही उसको हीट करती हूँ, तो अगले 10 मिनट में मैं दोबारा उसका चेंज देखती हूँ कि उसमें क्या तब्दीली आई है, उसकी जो अमाउंट है उसमें क्या तब्दीली आई है, कितना कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का हिस्सा जो है वो रिएक्ट कर रहा है और कौन सा अभी फ़िलहाल रिएक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि आपने देखा जब आप चीज़ को रिएक्ट करा रहे होते हैं तो फ़ौरी तौर पे जो है वो चीज़ें रिएक्ट नहीं कर जाती सारी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी हल कर रहे हैं पानी के अंदर, तो कुछ टाइम जो है वो थोड़ी-थोड़ी चीनी जो है वो हल होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं कुछ चीनी जो होती है वो स्टार्टिंग में जो होती है वो नीचे बेस में बैठ जाती है, ठीक है? तो उसको जो है वो आप स्टीयरिंग के ज़रिए से या कोई और प्रोसीजर जो होता है उसके ज़रिए से शेक करके, ठीक है, या फिर आप सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो आप उसको हल करने का कोई और तरीका निकाल लेते हैं। इसी तरह जब आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो सारे का सारा अचानक से 2 सेकंड के अंदर जो है वो कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना देता, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो वो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के, यानी कि वो वाला हिस्सा जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ठीक है? 100 ग्राम में से 100 का 100 रिएक्ट नहीं कर रहा होता, कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले ही नहीं रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव मास। क्या होता है एक्टिव मास? को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कंसीडर करते हैं और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ज़ाहिर करते हैं, जैसे मैंने यूँ यहाँ पर शो किया था। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, हमने जनरल लिखा है, किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो ये दोनों ही सब्सटेंस सी और डी बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब ए और बी ने मिलकर सी और डी बनाया है तो इसको हम के एफ लिखेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन जब सी और डी मिलकर ए और बी दोबारा से बना देंगे। तो इनकी हम मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है इनका यूनिट होता है, और इनको ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, अभी फॉरवर्ड में ये तो बनी ही नहीं है, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे और के एफ जो है वो यहाँ पर साइन पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स में हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे यानी कि एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो वो हमारे पास थे सी और डी, ये दोनों मिलकर जो हैं वो रिवर्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि दोबारा से ए और बी बना सकें। तो यहाँ पर हमने के आर लिखना है। के एफ और के आर को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर होते हैं, इनको हम रेट लिखेंगे इनको आर एफ से भी लिखा जा सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं आर एफ इज़ इक्वल टू आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे के एफ ए बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, एंड दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। देन हम के एफ को इधर ही छोड़ देंगे, के आर इधर ले आएंगे, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और सी और डी ऊपर है, ए और बी यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। के एफ ओवर ए के आर के सी के बराबर होते हैं। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया है, इसको हम रीड कर दें अगर हम तो कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये चीज़ हमें बताता है। ये इसका जो है वो कंक्लूजन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन। ये पहले हमने सिर्फ पढ़ लिया 1 1 मोल, अब हम पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल अगर चेंज हो हमारे पास, तो ये ए बी सी और डी ये हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रहे हैं। ए कैपिटल वाला, सी और डी कैपिटल, ये हमें बता रहे हैं कंसनट्रेशंस जो है ये हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो हमारे पास जो है दो तरह के रिएक्शन है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें लगा कर इसको, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में अगर हम इसको देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो पहले हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पता होना चाहिए, तो हम ये लिखेंगे, और यहाँ पर हमने मोलर कंसनट्रेशंस के ऊपर जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने यहाँ पर ऊपर राइट करने हैं एक्सपोनेंट्स के तौर पर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल टू के एफ यानी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन पुट करेंगे। जबकि अगर हम रिएक्शन लिखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशंस के ऊपर जो है वो हम साइन पुट करेंगे। स्मॉल अल्फ़ाबेटिक और जो लेटर्स हैं ये शो कर रहे हैं, ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके।
तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रेट जो है रिवर्स रिएक्शन का फॉरवर्ड का बराबर होता है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे। उसके बाद ये वाली जो अगर ये वाले दोनों बराबर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो ये भी हम बराबर के तौर पर लिख देंगे। आर एफ आर इक्वल टू आर आर हो गया, तो फिर इसकी दूसरी साइड जो है वो भी आपस में बराबर होंगी। तो ये दोनों हमने इक्वल कर दिया। यहाँ पे के एफ जो है वो इधर आके यहाँ पे के आर डिवाइड हो जाएगा और ये सारा जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है के एफ और के सी इक्वल टू के सी होता है। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कुछ एक रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए अगर हम आर एफ क्या है वो राइट करते हैं तो हमारे पास आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उस पर डिपेंड करेगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड पर डिपेंड करेंगे या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स जो हैं ये इसकी मोल्स जो है वो हमारे पास 2 हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रैकेट डाली, एन ओ लिखा, पैरेंथेसिस को क्लोज किया और यहाँ पर हमने 2 डाला है, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर राइट किए हैं। तो हमारे पास हमेशा हमने याद रखना है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका जो रेट होगा हमारे पास ऊपर आता है और रिएक्टेंट जो है वो नीचे आते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर्स के अंदर। ये चीज़ हमें याद रखनी है अगर हमने डायरेक्टली लिखना है तो। जैसे इसके लिए लिखेंगे तो हमने पहले इसको ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, NH3 लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 डाल देना क्योंकि बिकॉज इट हैज़ द 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमने डिवाइड का साइन डालना है, ठीक है। और डिवाइड का साइन डालने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई वाले साइन में हमने लिखना है। ये कुछ एक्सप्रेशन है, ये आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पे ये इन सारों का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें। नेक्स्ट है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमने फाइंड किया था यहाँ पर केसी। तो ये क्या था, ये हमारे पास है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने कहा था हम एक ब्रैकेट के जरिए से मोलर कंसंट्रेशंस के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी मिकदार है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किस सब्सटेंस के। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो हम ऊपर प्रोडक्ट लिख रहे थे, नीचे हम रिएक्टेंट लिख रहे थे। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर कोई और भी प्रोडक्ट होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो है वो हमने ऊपर लिखना था यहाँ पर। और यहाँ वाली जो हमारे पास होनी थी डिनोमिनेटर में हमने लिखने थे अपने रिएक्टेंट्स। और इस तरह जो है वो हम कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिनके लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होता। तो केसी का यूनिट किन के लिए नहीं होगा, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। मसलन 2 मोल लिए, 2 ही मोल जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बने हैं, तो फिर जो है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता, जैसे कि इस रिएक्शन में है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक यूनिट आ जाता है। तो ये यूनिट कैसे आया है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारा यूनिट था कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो ये आ जाता है मिकदार। बाकी हमने इसी तरह पहले इसके लिए केसी लिखना है, केसी लिखने के बाद इनकी हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई हैं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और हमारे पास केटी आ जाता है। नेक्स्ट भी हुई हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख क्यों रहे हैं, क्या इससे हमें फ़र्क पड़ रहा है, हमारा लिखने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर। तो पहला फ़ायदा जो हमारा है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हमारा रिएक्शन जो है किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाया है, टेम्परेचर मैंने 700 केल्विन लिया है, तो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया। लेकिन क्या वाकई ये रिएक्शन हो भी रहा है या हमने सिर्फ खुद से राइट किया है बस। ऐसा भी हो सकता है ना कि कतन रिएक्शन प्रोसीड ही ना करे। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये रिवर्स में जा रहा है, यहाँ पर ये फॉरवर्ड में जा रहा है। तो अगर हम रिवर्स में जो है उसको चलाना चाह रहे हैं, हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कुछ मिकदार निकाल देंगे कुछ वक्फे के बाद, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देगा। हम अपने रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और उनकी कहीं स्मॉल स्मॉल टी लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी वक्त के ऊपर जो कंसनट्रेशन मालूम की गई थी, ठीक है, वो टाइम क्या था, मिसाल के तौर पर 5 सेकेंड था, ठीक है, मिसाल के तौर पर 30 मिनट्स हैं, ठीक है। तो वो टाइम था। ये जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना ज़रूरी नहीं होता, इक्विलिब्रियम से पहले भी निकाली जा सकती है ये। जब हम कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हम यहाँ पर जो है अगर टी वाला सिंबल यूज़ कर रहे होंगे तो हम इसे क्यूसी यानी कि रिएक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिएक्शन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है, साथ में सिर्फ टी का साइन यूज़ हुआ है इसके अंदर, यही फ़र्क है केसी लिखने में और क्यूसी लिखने में। यहाँ पर केसी क्यूसी की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो ये आई है और हमारे पास जो आया था केसी वो 57 आता है। तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि केसी की मिकदार ज़्यादा है। जब केसी ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं, ठीक है। अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। जैसे क्यूसी लेस देन हमारे पास 3 कंडीशन है डायरेक्शन चेक करने के लिए। पहली, अगर क्यूसी केसी से कम हो तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब क्यूसी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है रिएक्शन उल्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिएक्टेंट्स कम हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो चुके हैं और प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। अगर क्यूसी और केसी बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्वल रेट पर चल रहा है, जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल किया जा चुका है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये बताता है किस हद तक रिएक्शन हो चुका है, कितना रिएक्शन प्रोसीड कर चुका है। तो
ये चेक करने के लिए कि कितना रिएक्शन हो चुका है या कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो हम रिएक्शन को हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, मिसाल के तौर पर केसी की ज़्यादा वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? केसी है हमारे पास, होता क्या था जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर हमारे पास केसी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा हो चुके हैं। तो लार्ज वैल्यू इंडिकेट करती है कि तकरीबन तमाम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नेग्लिजिबल हैं। रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर है। स्मॉल के सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि स्मॉल के सी की वैल्यू का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि बहुत कम मिकदार जो है वो बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ है और इक्विलिब्रियम आ चुका है। तकरीबन तमाम रिएक्टेंट जो है वो मौजूद है और प्रोडक्ट की मिकदार बहुत ही ज़्यादा कम है और ऐसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। बहुत कम चांसेस होते हैं इनके कंप्लीट होने के। अगर दोनों की मिकदार ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो केसी के पास इसका मतलब है कि रिएक्शन में जितनी मिकदार रिएक्टेंट की है तकरीबन उतनी ही मिकदार प्रोडक्ट्स की भी है और इक्विलिब्रियम पोजीशन तकरीबन अटेन हो चुकी है। ये ज़ाहिर करता है कि जितना डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन N2O4 जितना डिकम्पोज होकर NO2 बना रहा है, उतनी ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है। नेक्स्ट हमारे पास है दो मेजर गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर 99% एटमॉस्फेयर बनाती हैं। नाइट्रोजन से हम अमोनिया तैयार करते हैं, ऑक्सीजन से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इन्हें अच्छे से लर्न किया करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डायग्राम है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।